नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम समझेंगे केंद्र सरकार ने अपने कदमों को एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। असल में होता क्या है, इसकी रणनीतिक जरूरत आज के दौर में क्या दिखती है और जो लक्ष्य सरकार ने तय किए हैं एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा वो क्या है और उसके रास्ते की चुनौतियां क्या और किस तरीके का एटमॉस्फेयर इस वक्त नजर आ रहा है। अगर हम एसेट मोनेटाइजेशन को देखें तो इसकी बारीकियां क्या हैं और इससे पहले के प्रयास कितने सार्थक है, सफल रहे हैं और इस बार ये प्रयास किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज इस चर्चा में। हमारे साथ मोहम्मद हलीम खान साहब हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ द बिजनेस स्टैंडर्ड से कंसल्टिंग एडिटर शुभम भट्टाचार्य जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत शुभम जी। शुरुआत में हलीम सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर मैं एसेट मोनेटाइजेशन को आम शब्दों में कहूँ, किस तरीके से देखें इकोनॉमी के नज़रिए से, और रणनीतिक ज़रूरत अगर आज के दौर में कहें तो क्या और किस तरीके की है? देखिए, इकोनॉमी की नज़र से अगर आप देखेंगे तो आपको फिर मैं आपको 1990 में ले जाना चाहूँगा। और 1990 में हम लोगों ने ये तय किया कि हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। तो वो सारे एक्टिविटीज़ एंड असेट्स जिनसे कि मार्केट फोर्सेस में डिस्टॉर्शंस आते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें आगे पीछे ठीक करना पड़ेगा। एक मोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लें कि जब हमने छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में सरकारी दफ्तर खोलने शुरू किए और वहाँ पे चूँकि हाउसिंग इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती थी कि सारों को घर मिल सकें, तो हमने कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया और हमने उसमें सरकारी एम्प्लॉइज़ के लिए कॉलोनीज़ बना दी। अब आज की तारीख में जहाँ कहीं पे भी हाउसिंग एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी टेकअप कर ली है और एचआरए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप बहुत शहरों में आप देखेंगे कि लोग जो है वो एचआरए लेके और लोन लेके अपने मकान में रहना पसंद करते हैं, हाउसिंग कॉलोनीज में रहना नहीं पसंद करते हैं। पार्ट ऑफ द रीजन इज़ ऑल्सो कि वो प्रॉपर्टीज़ बहुत पुरानी हो गई हैं और उन घरों में रहने में अब उतना वो जो ग्लैमर होता था गवर्नमेंट कॉलोनी का, वो भी शायद उतना अब नहीं रह गया है। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत सारी जगहों पे वो कॉलोनीज़ जो हैं वो या तो खाली पड़ी हैं या अनऑथराइज्ड हैं या डाइलेपिडेटेड कंडीशंस में हैं। तो इस तरह के जो असेट्स हैं जिनका कि मार्केट से रिप्लेसमेंट आसानी से हो गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उनको गवर्नमेंट सेक्टर में बनाए रखे और उनके ऊपर जो है मेंटेनेंस में खर्चा करने का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा हम गवर्नेंस को इम्प्रूवमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह के असेट्स को हम मोनेटाइज कर लेते हैं और उनसे ऐसे असेट्स जो मार्केट में डेवलप अपने आप नहीं हो रहे हैं या जिनमें सो कॉल्ड जो पीपीपी मॉडल की बहुत चर्चा होती है कि सरकार का भी इन्वेस्टमेंट आवश्यक है, तो उसके लिए अगर आप फंड्स जो है वो जुटा लेते हैं ऐसे नॉन फंक्शनल या ऑब्सोलीट इन्वेस्टमेंट को मोनेटाइज करके, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड इट इज़ राइट इन द स्पिरिट ऑफ 1990 जो हमने लिबरलाइजेशन या मार्केट को एक पूरा प्ले करने का मौका देने का लिए जो इकोनॉमिक चेंजेस हमने किए थे। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी एंड आई थिंक वी शुड वेलकम इट so long as it doesn't lead to the type of situation which happened in the 2G scheme or Coal India, coal blocks or something like that. ओके, यानी कि मैं अगर सर आसान शब्दों में गलत नहीं हूँ तो सरकार की वो संपत्तियाँ जो कि एक वक्त में थी, जिनका यूज़ हो रहा था, आज वो बेकार पड़ी हुई हैं और उनके ज़रिए हम रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि सरकार की जो योजना है, और इसे लेकर सरकार तेज़ी के साथ शुरू में आगे बढ़ रही है क्योंकि एक वर्चुअल समिट भी नीति आयोग के ज़रिए की गई है जिसमें वित्त मंत्री भी शामिल हुई। और साफ तौर पर दो जो फोकस नज़र आते हैं कि एक तो रणनीतिक ज़रूरत की किस तेज़ी के साथ हम उस पर आगे बढ़ें और दूसरा ये कि उसका रास्ता क्या हो, उसका रोड मैप क्या हो।
अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में जिस तरीके से कोविड के बाद इकोनॉमी की तस्वीर थी, हालांकि उससे रिकवरी होती नजर आ रही शुभ में, लेकिन ये जो एसेट मोनेटाइजेशन है, ये कितना बड़ा टूल हो सकता है अगर इकोनॉमी को कुशन या कवर करने की बात करें? इसमें इसमें जब हम कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन या जिसका नाम है संपत्ति विमुद्रीकरण, हम्म, इसकी जरूरत इसलिए आगे एक साधारण हिसाब देते हैं। भारत सरकार या आपको किसी बहुत मोटा, बहुत मतलब पेचीदा चीज देखने का जरूरत नहीं है। बहुत किसी शहरों में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे विस्तृत जमीन पड़ा हुआ है और में बोर्ड लगा है सरकारी जमीन, किसी न किसी डिपार्टमेंट का नाम उसमें जरूर रहेगा किसी कोने पे, और उस जमीन या तो बंजर पड़ा रहेगा या उसमें एंक्रोचमेंट किया हुआ रहेगा। और आप और हमको निश्चित ही संदेह होगा कि ये क्यों हो रहा है, ये किसका जमीन है, वो उसका जमीन का मालिकाना क्यों नहीं रखते, उस पर कुछ करते क्यों नहीं है, और यहाँ पर जो लोग बैठ रहे हैं, उस पर जो कुछ कामकाज कर रहे हैं, वो आखिर किसके नियम, किसके परमिशन से, किस तरह का किस 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 कौन सा प्रोसेस इसमें अपनाया गया। बात यह है कि भारत सरकार और के पास ऐसे बहुत सारे संपत्ति सदियों से पड़े हुए हैं जिनका किसी तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। हम्म, लेकिन जैसा आपने कहा कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जरूरी चीज ये है कि हम अगर तीन चीज बोले, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों का काफी गहन तरीके से उपयोग हो तो जरूर ही कैपिटल और लैंड जो सरकार के पास है, खासकर जो लैंड की बात हम कह रहे हैं एसेट, वो उस तरह की संपत्ति जो सरकार के पास है उसका उपयोग होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और इसको इसीलिए अगर जब सरकार इस पर अभी का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं कि भाई हम इसमें जोर से हर डिपार्टमेंट को पूछकर कि उनके पास किस तरह इस तरह की संपत्ति है, उस संपत्तियों का एक विवरण बनाए, एक उनको मार्केट के सामने लाए, इन्वेस्टर्स के सामने लाए कि इन्वेस्टर्स उसको किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। अनिमदास साहब ने सच कहा कि ये आइडिया सबसे पहले 1990s में ये पहली बारी इसको सोचा गया था, लेकिन उस वक्त फैक्टर मोबिलाइजेशन, फैक्टर रिसोर्स को डेवलप करने का उतना ज्यादा जोश हमें नहीं मिला था, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें सामने थे, करने का जरूरत था। तो इन डेवलप करने के चक्कर में सरकार अगर एसेट मोनेटाइजेशन करते हुए, क्योंकि हमारे पास कोई अभिज्ञता नहीं है इन चीजों को करने का कि किस तरीके से किया जाए, इसीलिए ये जरूरी है कि हम कोशिश करें कि पहले एक कार्यक्रम बनाए, जिसके लिए जैसे नीति आयोग ने कार्यशाला किया था, और उस पर डिसाइड करें कि किस तरीके से व्हाट विल बी द रूल्स ऑफ द गेम, कि जिसके तहत ये संपत्ति विमुद्रीकरण किया जाएगा। तो मोटा मोटी शॉर्ट में मेरा पहला कमेंट यही रहेगा। लेकिन हलीम खान सर, जब 90 के दशक के आखिर में इस तरह की शुरुआत हुई थी और जब बाजार खुले, उसके बाद मुझे याद है कि जब भी सरकारी परिसंपत्तियों को मोनेटाइजेशन की बात आती है, काफ़ी ज़्यादा विरोध भी कई स्तर पर नज़र आता है। आर्थिक तौर पर इसके अपने लाभ नज़र आते हैं, लेकिन क्यों ये माना जाता है या माना जा सकता है कि क्या उसका बेहतर प्रबंधन या इस्तेमाल सरकार या पीएसयूज खुद नहीं कर सकते हैं और वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए उसको किसी दूसरे या प्राइवेट निजी संस्थानों के हाथों में देने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एसेट मोनेटाइजेशन की जब बात हो तो इसको रेवेन्यू इन्हांसमेंट से जोड़ना ठीक नहीं है। ये मैं जब फॉर्मली भी गवर्नमेंट में था तब भी और बाद में भी अखबार में और वैसे कहता रहा हूँ कि जो रिकरिंग इनकम और नॉन रिकरिंग इनकम का जो डिफरेंस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होना बहुत ज़रूरी है।
और जो आम तौर से लोगों को असेट मोनेटाइजेशन को लेके जो थोड़ी सी ऊहापोह होती है, लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हम इसको बेच के खर्च कर लिए तो फिर आखिर में कब तक ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो शंका है लोगों की, उसको आपको इकोनॉमिक परिवेश में पूरी तरह से देखना पड़ेगा। जो रिकरिंग इनकम है उनको रेवेन्यू की तरह इस्तेमाल करें, जो नॉन रिकरिंग असेट्स को आप मोनेटाइज करते हैं उनको आप कैपिटल के फॉर्म में लाएं, और उनको आप अगर इसी तरह के असेट्स में जो जिनकी अपनी एक्सटर्नैलिटीज़ ऐसी हैं जो आज के लिए ज़रूरत हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो असेट मोनेटाइजेशन को लेके जो आम जनता में थोड़ा सा एक सुगबुगाहट होती है कि भाई सरकार के पास पैसे नहीं है इसलिए ये बेच के अपने खर्चे चला रही है, वो काफ़ी हद तक वो हो जाएगा। और इसके लिए सजेशन भी मैंने एक दो बार कहा भी था कि जो आर्टिकल 256 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि ये प्राविधान है कि जितना भी फंड्स डिफरेंट सोर्सेज आते हैं दे बिकम पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक बार उसमें मर्ज होने के बाद फिर कौन सा पैसा ऐसे एसेट्स में खर्च होता है जिनकी पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, और कौन सा ऐसे खर्चों में चला जाता है जो कि रोज़मर्रा के खर्चों की तरह माना जा सकता है। तो जो अक्सर एक आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि वी आर सेलिंग सिल्वर, क्या फैमिली सिल्वर टू मीट दी ग्रॉसरी बिल, तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से आती हैं क्योंकि जो आर्टिकल 256 है उसमें उसको फर्दर इन्हांस करने की लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरत है वो शायद हमारे पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ में नहीं आता है, और उसकी वजह से लोगों के मन में ये रहता है कि भाई असेट्स को बेच के हम रेवेन्यू के खर्चे चला रहे हैं। तो ये जिस दिन ये व्यवस्था बड़ी पारदर्शी हो जाएगी कि जो इस तरह के नॉन रिकरिंग मोनेटाइजेशन से जो रिसीट्स हैं वो ऐसी जगह पे जाएंगे जो कि जो सो कॉल्ड कंट्री का जो सॉवरेन फंड है, कैपिटल फंड है, जो कुछ जिस किसी भी नाम से आप उसको कह सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने सॉवरेन फंड बना रखे हैं, हमारे पास भी मेरे हिसाब से इट इज़ द राइट टाइम वी शुड मेक इट, ताकि जो असेट मोनेटाइजेशन का जो पैसा है वो वहाँ जाए और फिर वहाँ से वो जाके इन्वेस्ट हो। और जब आप उसमें उसी तरह की जो व्यवस्था बनाएंगे, जैसे कि आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेके या आइडा से लोन लेके ग्रांट लेके उसमें असेट्स क्रिएट करते हैं, तो जब उस तरह का एक पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि असेट मोनेटाइजेशन को लेके जो आम पब्लिक के मन में धारणा, थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस हैं, वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। और थोड़ा गवर्नमेंट को भी एक ड्यू डिलिजेंस का जो एक मैकेनिज्म है वो बन जाएगा कि कोई ऐसा ना हो कि जो असेट, मान लीजिए जैसे अक्सर आपने डिसइन्वेस्टमेंट की जब चर्चा होती है तो BPCL की बात होती है। अब आपने BPCL से आज की तारीख में डिविडेंड यील्ड 5-6% है, अब मान लीजिए उसको आपने बेच के कहीं ऐसी जगह लगा दिया जिससे कि जो रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बैकलोडेड है या बहुत दिनों बाद उसका फ़ायदा होने वाला है आपकी इकोनॉमी को, तो उसकी वजह से जो इम्बैलेंसेस आपके जो प्राइमरी डेफिसिट पे पड़ते हैं वो सब देखने की बात होती है। तो इन सारे पहलुओं को अगर आप थोड़ा सा एक और गहन चर्चा करेंगे और उसके लिए व्यवस्थाएं बनेंगी, और मुझे लगता है ज़रूर बनेंगी क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे असेट मैनेजमेंट मोनेटाइजेशन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पहलू भी बहुत दिन तक आप इग्नोर कर पाएंगे। एक सवाल सर और कि जब हम एसेट मोनेटाइजेशन की बात करते हैं कि आप कहेंगे दो चैलेंज हैं, एक तो कि राइट वैल्यू के साथ उसको जब हम मार्केट प्लेयर्स के सामने पेश करें, और दूसरा ये कि उससे जो हमारे पास वैल्यूएशन के बाद जो मनी सरकार के पास राजस्व के तौर पर नज़र आएगी उसका ठीक तरीके से री इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण दोनों चैलेंजेस हैं इस वक्त। एग्री विद यू कि पहला चैलेंज तो वही है कि जब हम मार्केट में बेचेंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसके जो इश्यूज जो पिछली सालों में असेट मोनेटाइजेशन के सामने आए थे और ख़ास तौर से इट बिकेम ए बिग चैलेंज टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, तो उस तरह का रिपीटिशन ना हो। एक ये माहौल नहीं बनना चाहिए कि जो
मार्केट फोर्सेस में जो मार्केट का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई में कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स होती हैं। अब अगर मान लीजिए वो कंपटीशन मार्केट में नहीं नज़र आता है किसी वजह से, तो फिर उसका वैल्यू रियलाइजेशन सही नहीं होगा, एंड देन इट विल लीड टू लॉट ऑफ पॉलिटिकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो वो पहलू है, और दूसरा उसका इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि बात हो रही थी कि अगर हम कोई एक ऐसी मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि असेट मोनेटाइजेशन का पैसा सम सॉर्ट ऑफ इंडियन सॉवरेन फंड या कुछ इस तरह का जो भी व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वट एवर यू कॉल इट, नाम आप जो चाहे दे लें, कैपिटल फंड कह सकते हैं, उसमें जाए और वहाँ से वो वैसे ही इन्वेस्ट हो जैसे कि कैपिटल इन्वेस्ट होती है। इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड लाइक यू गो टू बाई दी ग्रोसरी और समथिंग। शुभमय, जो टारगेट सरकार की ओर से सेट किए गए हैं एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर, उसे अचीवेबल अगर बनाना है तो क्या बड़ी चुनौती या क्या रोड मैप आपको लगता है, कि उसको लेकर लगातार चर्चा नीति आयोग के थ्रू हो रही है? और दूसरा सवाल कि जो हलीम खान से कह रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उससे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको रीप्रोड्यूस, उसके वेल्थ जो क्रिएट हो गई हो एज अ कंट्री को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ पर और किस तरीके से आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रवीण जी, दूसरा जो सवाल आपने प्रस्तुत किया कि उसको एक अलग सिक्वेस्टर्ड फंड में डाला जाए, एक अलग जगह पे, अलग पर्स में रखा जाए, मुझे इस पर थोड़ा सा शक है। शक इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई अलग फंड करके उससे कहीं बेहतर नतीजा निकालते हैं। सरकार के जो खर्च होते हैं वो किन चीजों पे खर्च होते हैं? भारत सरकार के ज्यादातर जो खर्च हैं वो अपने मुलाजिमों के वेतन और पेंशन पे, बाकी डिफेंस पे, सब्सिडी पे और इंटरेस्ट पेमेंट में। आप इनमें से किन चीजों को कहेंगे कि ये बेकार चीज है जो करना नहीं चाहिए? तो अगर जरूरत पड़ी और पैसा अगर सब्सिडी में डाला जाए, जो सब्सिडी कृषकों के पास जाएगा, जो सब्सिडी अन्य क्षेत्रों में फूड में जाएगा, तो उनमें कौन सी गलत बात है? वो भी तो सही उन्हीं लोगों के भलाई के लिए ही जा रहा है ना। लेकिन शुभमय, वहाँ पर सवाल ये होगा कि आप फिर कितनी बार इस तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन करके रिकरिंग जो आपकी जो खर्चे हैं, मैं कहूँ कि उनको आप कब तक पूरा करेंगे? और क्या इससे बेहतर ये रास्ता नहीं है कि आप उसको वहाँ पर इन्वेस्ट करें जो कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जो एक एसेट क्रिएट कर रहा हो और उसके जरिए वेल्थ भी क्रिएट कर रहा हो? पहली बात यह है कि अगर सरकार एसेट को बेचकर एक कोई फंड बनाए, वो फंड फिर कहाँ, उस फंड को धीरे धीरे खर्च करना तो हमारा जरूर मंशा नहीं होगा। हम उस फंड से चाहेंगे कि और चीज बने। अगर निवेश की बात हो रही है उन चीजों से, हम तो पहले ही इन चीजों पे एसेट मोनेटाइजेशन की बात क्यों आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार ज्यादातर समय निवेशक के हिसाब से बिजनेस चलाने की मंशा सरकार का चाहे जितना भी रहे, सरकार की काबिलियत नहीं है। इसीलिए सरकार अपनी एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को दे, यही बेहतर है। आप बताइए आज भारत के कौन से पब्लिक सेक्टर के कंपनी एनटीपीसी को छोड़कर बहुत काबिलियत तरीके से काम कर रहे हैं, प्रभावी ढंग से मार्केट में कंपटीशन कर रहे हैं? देश में नहीं, विदेशों में भी कौन सा कीर्तिमान इन लोगों ने स्थापित किया है जिनके लिए हम क्या गर्व कर सकते हैं? इसीलिए भारत सरकार, और भारत सरकार ही नहीं, किसी भी देश का सरकार का काम बिजनेस में रहना नहीं है। सरकार को बहुत अच्छा लगता है, सरकारी कर्मचारी को बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत सारी चीजों में हम काम चलाएं, लेकिन उनसे ये चीज नहीं होता है क्योंकि वो सरकार का काम नहीं हो सकता है। सरकार का काम है स्कूलों में इन्वेस्ट करना, हेल्थ में देखना, और उसके लिए जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट के अगर यही सी चीजों को बेचकर, जैसे अभी कोविड का महामारी है, एजुकेशन शिक्षा के लिए हमें जरूरत है, उनमें अगर पैसा खर्च हो, वो कैपिटल के हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन वो जरूरी है आवाम का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उनको अच्छी तालीम देने के लिए।
तो मुझे तो लगता है सही है। इसीलिए उनको इन्वेस्टमेंट फंड में करके बहुत फायदा ज्यादा मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन हलीम खान सर, जो पुराने अनुभव हैं, जो इससे पहले मैं लगातार 4-5 साल के आंकड़े देख रहा था कि जो टारगेट तय किए गए थे उसमें कुछ ही ऐसे वर्ष हैं फाइनेंशियल ईयर जहां पर वो टारगेट हम अचीव कर पाए हैं। और कोविड के बाद में ये चैलेंज कितना बढ़ता है या फिर चैलेंज कम है अगर हम एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? और इस चुनौती से पार पाने के लिए ये मार्केट जिस तरीके का है, जिस तरीके के हालात हैं दुनिया भर में, रास्ता क्या है, विकल्प क्या है, रोड मैप क्या है? देखिए, ये जो आपकी शंका है वो बिल्कुल सही है कि मौजूदा हालात जो इकॉनमी के हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, दोनों में ही कोविड का बड़ा ज़बरदस्त जो है असर है। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंट्री की बात करते हैं, कहीं पे इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ा सा सो कॉल्ड वी शेप में है, कहीं पे यू शेप में है, कहीं पे के शेप में है। तो ये सारे जो इकोनॉमी इज़ नॉट, वन कैन से कि इट इज़ इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ ऑल ओवर, इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली। तो ऐसे हालात में अगर आप कोई ऐसी चीज़ असेट को बेचने जाएंगे मार्केट में, जैसे अभी मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, एक कॉलोनी है, मान लीजिए वो कॉलोनी में जो लैंड सरप्लस है उसको अगर हम बेचने जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई उसका ज़मीन का इस्तेमाल क्या हो सकता है। हाउसिंग बनेगी तो क्या प्राइवेट रियल्टी सेक्टर की हेल्थ ऐसी है कि वो इतनी ज़्यादा सप्लाई को एब्जॉर्व कर सकती है, और अगर वो उसनी सप्लाई को नहीं एब्जॉर्व कर पाएगी तो क्या हम उसको ऐसे रेट्स पे देने को तैयार हैं जिससे कि वो इट बिकम्स अट्रैक्टिव। तो ये सारे जो इकोनॉमी का जो आज का स्टेटस है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में ही असेट मोनेटाइजेशन इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। अब जैसे एयर इंडिया के मोनेटाइजेशन की बात होती रहती है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती रहती है, बट आज की तारीख में जब इंटरनेशनल ट्रैवल इतना ज़्यादा अफेक्टेड है कोविड से, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की भी हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, तो it becomes a separate different type of headwind for asset monetization. At the same time, this is also a time जहाँ पे कि अगर आप पुश करेंगे तो this is the right time to push it also, so that कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट को आप और ज़्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकें। सो आई मीन इस तरह के जो चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं उसमें अच्छी शुरुआत करना और उसको पुश करना और उसमें कमिटमेंट दिखाना इटसेल्फ इज़ ए बिग पॉजिटिव स्टेप। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। बाकी जो मेरा पहले मैंने कहा था कि जो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का रिसीट और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, इनका जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस पे नज़र रखना जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नज़र से मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन कि आप अगर कैपिटल असेट्स डेवलप करते हैं तो वो ऐसे एसेट डेवलप करें जो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में डेवलप हो सकते हैं। इट वाज नेवर एन इंटेंशन एंड इट्स नॉट ए गुड आइडिया ऑल्सो। मार्केट में कोई डिस्टॉर्शन गवर्नमेंट इंटरवेंशन से हो, दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। सो द बेसिक पर्पज इज़ फॉर एनी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी इज़ टू enhance the market. At the same time, markets, everybody knows in every country, markets are not perfect. So everything is not taken care of by the market. It depends upon the stages to what extent your markets are developed. Indian market may not be comparable with the US market or for that matter the OECD market. So I mean मार्केट को अपना फ्री प्ले अवेलेबल होना चाहिए और गवर्नमेंट का कोशिश होनी चाहिए कि मार्केट का इंटरप्ले जो है वो इन्हांस हो, डीपन हो। राइट सर। शोभा, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्योंकि जब हम एसेट मोनेटाइजेशन की बात करते हैं और एसेट को लेकर मैं कहूँ कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि PSU और बल्कि तकरीबन हर राज्य में उनके पास भी इस तरीके के एसेट्स अवेलेबल हैं। और जो मैं लिस्ट देख रहा था, करीब देश भर में अलग अलग करीब 5000 से ज़्यादा ऐसी PSUs या स्टेट के जो एसेट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है।
किस तरीके से राज्य इस बेनिफिट से ले सकते हैं और राज्यों के लिए एसेट मोनेटाइजेशन कितनी बड़ी जरूरत आज के दौर में नजर आती है? बिल्कुल कबीर, आपने बहुत बहुत अहम बात पूछा है कि राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनका संपत्ति का विमुद्रीकरण करना बहुत जरूरी है, एसेट मोनेटाइजेशन का। और मुश्किल ये है कि ज्यादातर राज्यों के पास अभिज्ञता नहीं है इस तरह की चीजों को सही तरीके से करने के लिए। उनके पास एसेट्स हैं, जो चैलेंजेस खान साहब का जिक्र कर रहे थे कि वो अगर सही ढंग से उनका प्राइसिंग ना करने का, सही ढंग से उनको बाजार में ना लाने का, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसीलिए जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिन जिन कंपनियों ने भारत सरकार में इस पर बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे NHAI, उसने बहुत सारा सक्सेसफुल मोनेटाइजेशन किया है अपने बहुत सारे सड़कों का। एक टोल ऑपरेट ट्रांसफर के तहत बहुत सारे रोड्स को बंच करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स निवेशकों को उन्होंने बेचा है। इस तरह के और भी जिन जिन डिपार्टमेंट्स के एक्सपीरियंस हैं, वो एक्सपीरियंस को साथ में इकट्ठा करके उन एक्सपीरियंस के जो जितने सारे जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन जो निकले हैं या जो लेसन्स निकले हैं, उनको समझकर राज्य उसी रास्ते पे चले तो बेहतर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार उनको कंट्रोल करेंगे, लेकिन गुड एक्सपीरियंस जो मिले हैं, उन गुड एक्सपीरियंस को एक साथ में एक जगह पे उनको मिले, उन चीजों पर वो निर्भर कर सके और उन्हीं रास्तों पे चले तो राज्यों को इनसे फायदा हो सकता है। क्योंकि जरूर आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये एक ऐसा चीज है जिस पर बहुत सारे राजनीतिक प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे इधर उधर बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। हमारे देश में बहुत बार इन चीजों को लेकर हम फंस चुके हैं। उन चीजों में ताकि हम ना फंसे, इसलिए ये बहुत जरूरी है जो आपने कहा कि राज्यों को और जो केंद्र सरकार में जो डिपार्टमेंट्स इस पर सक्षम उतरे हैं, उन डिपार्टमेंट्स से एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़े और मोटा मोटी एक ही तरह का अगर सिस्टम्स अडॉप्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बारी ये वाला सिलसिला सही रहेगा, क्योंकि ये सालों तक चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि असल में एसेट मोनेटाइजेशन है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है केंद्र को या राज्यों को, और किस तरीके से लॉन्ग रन में इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।